हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन कर रही है और एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना कर रही है, जिसको जाना जा रहा है नामित प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज के नाम से। इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को व्यापक अधिकार इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण इस विधेयक की लगातार आलोचना हो रही है। तो एफसीआरए कानून वस्तुतः है क्या और किस प्रकार का संशोधन केंद्र सरकार इसमें कर रही है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ही हम विस्तार से आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लाया गया था? आप जानते हैं कि 1976 में भारत में आपातकाल लागू था। 1975 में लागू हो गया था आपातकाल जून में ही। तो 1976 का ये वो दौर था जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था। इस दौरान ही ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी धन के माध्यम से हस्तक्षेप न किया जा सके। भारत में बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से एनजीओ हैं जो विदेशी धन प्राप्त करते हैं। अगर उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि वो भारत में विधायी निर्माण प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए। एक प्रकार से आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप एस्टेब्लिश हो जाए। जैसे वर्तमान में भी आप एक आंकड़ा देख सकते हैं कि भारत में एफसीआरए के तहत 16,000 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, जो कि 22,000 करोड़ रुपए का फॉरेन फंड प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में डेवलप हो सकते हैं। और ये वर्तमान आंकड़ा है, लेकिन उस समय भी 1976 में भी इस स्थिति को एक प्रकार से अंदाजा लगाया गया और आंतरिक मामलों में विदेशी धन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई, ताकि भारत के राष्ट्रीय हित नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित ना हो। इसलिए इस कानून को लाया गया था। फिर यूपीए सरकार ने वर्ष 2010 में इसकी जगह एक नया कानून लेकर के आई, जिसको हम जानते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के नाम से। ये क्यों लेकर के आया गया? ताकि भारत में विदेशी धन के उपयोग के जो नियम है वो नियम स्पष्ट हो सके और साथ ही राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित किसी भी रूप में इस विदेशी धन से प्रभावित ना हो सके। ये इसके पीछे टारगेट था। इस एक्ट में भी वर्ष 2016 में, फिर वर्ष 2018 में, फिर वर्ष 2020 में संशोधन किया गया और विदेशी धन पर निगरानी और सख्ती बढ़ाई गई एक प्रकार से। अब फिर से वर्ष 2026 में संशोधन विधेयक के माध्यम से एक संशोधन इसमें होने जा रहा है और एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सरकार स्थापित करने की शक्ति हासिल करने जा रही है। इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कई तरह की व्यापक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्तावित किया गया है। तो वे किस तरह की शक्तियां इसको मिलेंगी उसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेंगे, माफ कीजिएगा, जो ऑफलाइन फाउंडेशन बैच है उसमें एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को ले लीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर यहां मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो सरकार डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एस्टेब्लिश करेगी उसे किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। यहां पर एक तो ये मानिए कि फॉरेन, अभी आपको बताया था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ लगभग 16,000 संस्थाएं क्या है, रजिस्टर्ड हैं। एक तो सरकार ने ये कहा है कि अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो उस स्थिति में आपके
जो एसेट्स हैं, आपकी जो परिसंपत्ति है, विदेशी फंड है, उसको कंट्रोल में ले सकती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यानी जो नामित प्राधिकरण है वो उसको कंट्रोल में ले सकती है। यहां पर नामित प्राधिकारी लिखा है, इसको नामित प्राधिकरण कर लीजिएगा, ठीक है। प्राधिकारी की जगह प्राधिकरण कर लीजिएगा। तो ये जो नामित प्राधिकरण है, ये अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए किसी संस्था से जुड़ा हुआ जो विदेशी फंड है उसका कंट्रोल इसके हाथ में आ जाएगा। ये उसको प्रबंधन करेगा, उसके उपयोग की निगरानी भी करेगा, ठीक है। साथ ही जहां तक बात होती है ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको लेने की, तो जब इसका रिन्यूअल लेना हो तो इसका जो रिन्यूअल है वो एक्सपायरी डेट से पहले लेना पड़ेगा। अगर एक्सपायरी डेट से पहले इसका रिन्यूअल नहीं होता है तो ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो कैंसिल माना जाएगा। अगर संस्था रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं करती है तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और तब भी उस संस्था से जुड़ी हुई जो परिसंपत्ति है वो किसकी कंट्रोल में चली जाएंगी, वो कंट्रोल में चली जाएंगी नामित प्राधिकरण के। साथ ही अगर कोई संस्था निष्क्रिय हो जाती है, कोई संस्था रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं करती है, तो उसका प्रबंधन भी, उसके जो एसेट है उसके एसेट भी चले जाएंगे एक तरह से नामित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में। और जो नामित प्राधिकरण है इन एसेट्स को सरकार को भी बेच सकता है, सरकार को दे सकता है, इनको बेच भी सकता है और साथ ही किसी सरकारी एजेंसी को भी दे सकता है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पंजीकरण का रिन्यूअल का आवेदन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आवेदन नहीं किया या आवेदन आपका खारिज हो जाता है तो जो पंजीकरण है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पंजीकरण करवाते हैं वो स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा अगर आवेदन नहीं किया जाता है या आपका आवेदन खारिज हो जाता है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहां पर किए गए हैं। अब इसकी आलोचना हो रही है, स्वाभाविक है, आपको भी लगा होगा कि जो नामित प्राधिकरण है इसको बहुत ही उच्च पावर दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर रिन्यूअल समय पर रिन्यूअल देने में देरी हो गई है, उसमें डिले हो गया है और समय पर रिन्यूअल नहीं मिला है, एक्सपायरी से पहले नहीं मिला है, तब भी कंट्रोल एसेट का किसके पास चला गया है, नामित प्राधिकरण के पास चला गया है। और बाद में हालांकि प्रावधान ये किया गया है कि अगर बाद में रिन्यूअल हो जाता है तो जो संपत्ति आई है, संपत्ति का कंट्रोल हुआ है, वो वापस दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेन एसेट का जो कंट्रोल है वो रिन्यूअल होने से पहले अगर रिन्यूअल में डिले हो जाता है और नामित प्राधिकरण को दे दिया जाता है तो इस स्थिति को भी बहुत सही नहीं माना जाएगा। और इसीलिए इस संस्था की या इस संस्था को दिए गई पावर की लगातार आलोचना हो रही है कि सरकार ने इस संस्था के माध्यम से फॉरेन एसेट को, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग एनजीओ हैं, उनके फॉरेन एसेट को कंट्रोल करने की शक्ति सरकार ने हासिल कर ली है। एक इसकी दूसरी आलोचना यह भी हो रही है कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें एक केरला फैक्टर के कारण भी आलोचना हो रही है। केरला फैक्टर क्या है कि केरल में आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव है और केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की पॉपुलेशन कितनी है, 3.34 करोड़ है और इसमें ईसाई पॉपुलेशन 61 लाख से अधिक है, जो कि एक की वोटर बेस है। और की वोटर बेस है और ये बात चल रही है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं पर इस एक्ट का एक प्रभाव पड़ सकता है, तो वहां पर इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल यूज के कारण भी एक राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल यूज नहीं कहना चाहिए बल्कि एक राजनीतिक प्रभाव इसका वहां पर देखा जा रहा है। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना यह है कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए और विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस प्रकार की जो कानून है, ये विशेष रूप से ये जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर के आई है, ये बेहद जरूरी था। ये सरकार का पक्ष है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट विधेयक या बिल 2026 में किस प्राधिकरण की स्थापना प्रस्तावित की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एनजीओ टैक्स एग्जेम्पशन अथॉरिटी, फॉरेन ट्रेड अथॉरिटी, जीएसटी बेनिफिट अथॉरिटी या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन से आप वीडियो से लगातार जुड़ते रहेंगे। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।